हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। ये आपकी केमिस्ट्री के क्लास है जो बीएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम, पैरामेडिकल और फार्मेसी के लिए यूज़फुल होने वाली है। हम आपको यहाँ पर डेली मॉडल पेपर्स सॉल्व करवाने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। इसलिए आप सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए एंड अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारा, एक संक्रमण धातु की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्थाएं निम्न में से किस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से प्राप्त होंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है Ns इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑप्शन है N+1 d इलेक्ट्रॉन, आपका सी ऑप्शन है N-1 d इलेक्ट्रॉन और फोर्थ ऑप्शन है Ns+N-1 d इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, इसका राइट ऑप्शन है आंसर नंबर डी, यानी Ns+N-1 d इलेक्ट्रॉन। राइट ऑप्शन है डी ऑप्शन। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन है। कौन सा आपका सही कथन है? ए ऑप्शन है आयरन आवर्त सारणी की तीसरी संक्रमण श्रेणी से संबंधित है। बी ऑप्शन है आयरन का संबंध आवर्त सारणी के एफ ब्लॉक तत्वों से हैं। सी ऑप्शन है आयरन का संबंध आवर्त सारणी की द्वितीय संक्रमण श्रेणी से है। और फोर्थ ऑप्शन है आपका आयरन आवर्त सारणी के 8 समूह से संबंधित है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, आयरन आवर्त सारणी के 8 समूह से संबंधित है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, जिंक डी ब्लॉक के तत्वों के समान परिवर्ती संयोजकता नहीं दर्शाता, इसका क्या कारण है? आपको बताना है कि जिंक डी ब्लॉक के तत्वों के समान जो संयोजकता में परिवर्तन है वो नहीं दर्शाता। क्यों नहीं दर्शाता? तो उसका आपको बताना है कि क्यों नहीं दर्शाता। ए है यह एक मुलायम धातु है, बी इसका डी कक्षक पूर्ण है, सी इसका गलनांक कम है और डी ऑप्शन है इसकी बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो आपको इसका राइट ऑप्शन बताना है, क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, राइट आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसका डी कक्षक पूर्ण है। आपको पता होगा कि डी का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d10 4s2, इसलिए इसका जो डी कक्षक है पूरा भरा हुआ होता है। जिंक का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d10 4s2, इसलिए इसका डी में पूरे इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं, इसलिए इसका डी कक्षक क्या होता है? पूर्ण होता है, इसलिए डी ब्लॉक के तत्वों के समान परिवर्ती संयोजकता नहीं दर्शाता। अगला क्वेश्चन है आपका, संक्रमण तत्व रंगीन होते हैं, क्यों होते हैं रंगीन? छोटे आकार के कारण, धात्विक प्रकृति के कारण, अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन के कारण या उपरोक्त सभी कारणों से। तो इसका आंसर हो जाएगा अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन के कारण, क्योंकि ये संक्रमण धातुओं में अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए उनमें क्या पाया जाता है? रंग पाया जाता है। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इनको देखिए और इनको रिवाइज़ कीजिए बार बार। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन है, CH3CHBr CH2OH का सही नाम है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ये IUPAC नाम पूछ रहा है आपसे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है 3 हाइड्रोक्सी 2 ब्रोमोप्रोपेन, सेकंड ऑप्शन है 2 ब्रोमोप्रोपेनॉल 1, सी ऑप्शन है 2 ब्रोमो 3 प्रोपेनॉल और डी ऑप्शन है 3 हाइड्रोक्सी आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड। तो आप इसकी स्ट्रक्चर बना के आंसर दीजिए, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, इसका आंसर होगा, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2 ब्रोमो प्रोपेनॉल। तो देखिए कैसे होगा इसका ये आंसर। इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी CH3CHBr CH2OH। तो यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे, हम यहाँ से 1 2 3,
तो 2 पे क्या है ब्रोमो और 1 पे क्या जुड़ रहा है OH, यानी कि ये इसका मुख्य क्रियात्मक समूह हो जाएगा OH, इसका मुख्य क्रियात्मक समूह हो जाएगा। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेनॉल 1। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। इसका IUPAC नाम क्या होता है, मेटाबेंजोइक अम्ल, 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल, पैराबेंजोइक अम्ल या पैरा एसिटाइल बेंजोइक अम्ल। तो इसका IUPAC नेम होता है 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल। इसका आंसर होता है 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल। ये क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इनको बार बार देखिए, बार बार रिवाइज कीजिए इसको। इसमें से आपको एग्ज़ाम में देखने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे CH3CHO का IUPAC नेम है, तो आपको इसका IUPAC नाम आना चाहिए। देखिए CH3CHO, यहाँ पर ये कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप। तो 1 2 इसमें दो कार्बन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड का प्रतिस्थापी क्या लगाते हैं हम, एथेनॉल लगाते हैं। तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा एथेनॉल। क्या हो जाएगा इसका IUPAC नेम, एथेनॉल। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है CH3OC2H5। ये यहाँ पे 0 नहीं है, O है, ये यहाँ पे O है, 0 नहीं है। तो CH3OC2H5 का IUPAC नेम है, तो ये कौन सा किसका फॉर्मूला है, ईथर का, CH3OC2H5, ये है ईथर का फॉर्मूला। तो ईथर का फॉर्मूला है ना, तो इसमें देखो ईथर का कैसे लिखते हैं, एक साइड वाला ग्रुप है और दूसरी साइड वाला ग्रुप है, तो एक ABCD के हिसाब से हम पहले उसको लिखते हैं जो कि पहले आ रहा, जैसे ABCD में जो पहले नंबर पे आता है उसको हम पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी एथेन। क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी एथेन। ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में 9वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा OH क्रियात्मक समूह वाला यौगिक है। तो इसमें से OH क्रियात्मक समूह वाला यौगिक कौन सा है, 1,2 एथेन डाइऑल, 2 ब्यूटेनॉन, नाइट्रोबेंजीन, एथेनॉल। इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो देखिए OH आ जाता है तो हमको पता चल जाता है कि OH यानी कि ऑल आएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, यानी कि 1,2 एथेन डाइऑल। ये OH क्रियात्मक समूह वाला क्या है, यौगिक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है अणु CH3Br के कितने समावयवी संभव हैं, 1, 2, 3 या 0। तो आपको पता होगा कि इसमें केवल एक ही कार्बन है और Br, तो इसके कितने समावयवी संभव हैं, 0, क्योंकि इसका कोई भी समावयवी नहीं बनेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर D यहाँ पर राइट हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है लैक्टिक अम्ल निम्न में से कौन सी समावयवता दर्शाता है। कौन सी दर्शाता है, पहला है चलावयवता, मध्यावयवता, ज्यामितीय समावयवता या प्रकाशिक समावयवता। तो लैक्टिक एसिड यहाँ पर क्या दर्शाता है, प्रकाशिक समावयवता। ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसलिए आपको इनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना है, आपको वीडियो को देखना है और अगर पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा ध्रुवण घूर्णक यौगिक है, कौन सा ध्रुवण घूर्णक यौगिक है, 2 क्लोरोब्यूटेन, N प्रोपेनॉल, N ब्यूटेनॉल, 4 हाइड्रोक्सी हेप्टेन। तो इसमें ध्रुवण घूर्णक यौगिक कौन सा है, 2 क्लोरोब्यूटेन। कौन सा है, 2 क्लोरोब्यूटेन। ऑप्शन नंबर A ये हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है ध्रुवण घूर्णक कौन से यौगिक होते हैं जिनमें एक तो क्या पाया जाए, उसमें एक कार्बन, वो ध्रुवण घूर्णक यौगिक वो यौगिक होते हैं जो कि प्रकाशिक समावयवता दर्शाते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस यौगिक में किरेल कार्बन नहीं है। तो इसमें से कौन सा यौगिक है जिसमें किरेल कार्बन नहीं है, 1 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 ब्यूटेनॉल, 3
3 मेथिन हेक्सेन। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 क्लोरोब्यूटेन, क्योंकि इसमें एक भी किरेल कार्बन नहीं है। अगर आप इनके स्ट्रक्चर बनाकर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 1 क्लोरोब्यूटेन के अंदर क्या नहीं है, किरेल कार्बन। किरेल कार्बन कौन सा कार्बन होता है, हमारी कोई भी स्ट्रक्चर दी हुई होती है, हमारे पास कोई भी यौगिक दिया हुआ होता है, उसमें एक ऐसा कार्बन जिस पर 4 अलग अलग समूह जुड़े हुए हों, एक ऐसा कार्बन जिस पर 4 अलग अलग समूह जुड़े हुए हों, तो उसे हम बोलते हैं किरेल कार्बन। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें आपको एक ऐसा कार्बन नहीं मिलेगा जिस पर 4 अलग अलग समूह जुड़े हुए हों। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, बेंजीन के द्विस्थापिक यौगिक के कुल समावयवों की संख्या होती है A1 B2 C3 D4। तो इसमें कितने हो जाएंगे, 3। बेंजीन के द्विस्थापी यौगिकों के कुल समावयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। और कौन कौन से होते हैं वो होते हैं ऑर्थो, मेटा और पैरा। ये होते हैं बेंजीन के द्विस्थापी यौगिक के कुल समावयवी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, रेसेमिक मिश्रण है से डी तथा एल प्रतिबिंब रूपों को पृथक करने का क्रम। रेसेमिक, ये क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है। ये क्वेश्चन ऐसे है कि रेसेमिक मिश्रण से डी तथा एल प्रतिबिंब रूपों को पृथक करने का प्रक्रम क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, वियोजन, घूर्णन, निर्जलीकरण, हाइड्रोहेलोजनीकरण। तो ये हमारी समयता का सिंपल सा क्वेश्चन है, उसको हम कहते हैं वियोजन। क्या बोलते हैं, वियोजन। तो ए आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, लैक्टिक अम्ल के प्रकाशिक समावयवों की संख्या होती है 1, 2, 3 या 4। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके 2 हो जाएगी। कौन कौन सी, एक तो डी समावयवी उसका और एक एल समावयवी। डी लैक्टिक एसिड एंड एल लैक्टिक एसिड, तो 2 प्रकाशिक समावयवी हो जाएंगे उसके बाद में अगला है आपका, CH3Cl बनाने के लिए आरंभिक पदार्थ है। हम CH3Cl कैसे बना सकते हैं, इसके लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, यानी कि आरंभिक पदार्थ क्रियाकारक के रूप में हम क्या लेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, CH3Cl। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है CH3O CH3, CH3OH, CH3CHO, CH3COOH। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा ए, CH3O CH3। इसकी सहायता से हम CH3Cl को बना सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, एथिल ब्रोमाइड पर HBr की क्रिया से प्राप्त होता है, यानी कि एथिल ब्रोमाइड जो होता है उस पर हम HBr की क्रिया करवाएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, प्रोपीन, एथेन, एथेनॉल, एसिटिलीन। तो क्या प्राप्त होगा, एथेनॉल। क्या प्राप्त होगा, एथेनॉल। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रोपीन HBr के साथ क्रिया करने पर क्या देता है, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, प्रोपिल ब्रोमाइड, 1,2 डाइब्रोमोएथेन, इनमें से कोई नहीं। तो प्रोपीन की जब हम अभिक्रिया करवाएंगे HBr के साथ तो हमको क्या प्राप्त होगा, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। ये ए नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कौन सा अभिकर्मक एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। कौन सा अभिकर्मक एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, HCl प्लस ZnCl2, NaCl, PCl, SOCl2। तो आपको पता ही होगा कि जब हम एल्कोहल नामक टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें ये सारे तो हमको अभिकर्मक के रूप में हम इनको काम लेते हैं। HCl प्लस ZnCl2 को, PCl को भी लेते हैं और SOCl2 को भी लेते हैं। लेकिन हमने अभी तक ऐसी कोई भी अभिक्रिया नहीं पढ़ी जिसमें कि अभिकर्मक के रूप में हम NaCl को काम लें। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, NaCl। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, हुंस-डीकर अभिक्रिया प्रयुक्त होती है। हुंस-डीकर अभिक्रिया किसके लिए प्रयुक्त होती है, तो हुंस-डीकर अभिक्रिया किसके लिए प्रयुक्त होती है,
एल्किल क्लोराइड बनाने में, एल्किल नाइट्रेट बनाने में, कीटोन बनाने में, अल्कोहल बनाने में। ZnH2 का तो किस में प्रयुक्त होती है ये? एल्किल क्लोराइड बनाने में। आपको पता होगा हुंसडीकर अभिक्रिया की सहायता से हम क्या बनाते हैं? हैलोजन व्युत्पन्न बनाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एल्किल क्लोराइड बनाने में हुंसडीकर अभिक्रिया प्रयुक्त होती है। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। एथिल ब्रोमाइड को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर सकते हैं। एथिल ब्रोमाइड को हम एथिल अल्कोहल में किस विधि से परिवर्तित कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए है तनु HCl तथा Zn के साथ गर्म करने पर, KOH के अल्कोहलिक विलयन के साथ उबालने पर, नम सिल्वर ऑक्साइड की क्रिया द्वारा, मेथेनॉल के साथ रिफ्लक्स करने पर। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा नम सिल्वर ऑक्साइड की क्रिया द्वारा। ये एक इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया है जिसमें हम आर्द्र सिल्वर AgO2 लेकर एथिल ब्रोमाइड की उससे अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है तृतीयक ब्यूटाइल ब्रोमाइड की सोडियम मेथॉक्साइड से अभिक्रिया कराने पर बनता है, यानी टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की सोडियम मेथॉक्साइड से हम अभिक्रिया करवाएंगे CH3ONa से, तो हमको क्या प्राप्त होगा? आइसोब्यूटेन, डाइमेथिल ईथर या इनमें से कोई नहीं। तो जब हम टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया हम सोडियम मेथॉक्साइड से करवाते हैं तो हमको प्राप्त होता है आइसोब्यूटाइलिन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक रबर का एकलक है। प्राकृतिक रबर का एकलक क्या है? वाइनिल क्लोराइड, ये आपका पॉलीमर का क्वेश्चन है, एक्रोलीन, एथिलीन या आइसोप्रोपीन। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर आइसोप्रोपीन नहीं, आइसोप्रीन। आपको इसकी अभिक्रिया भी याद होगी तो आपको अच्छे से याद आ रहा होगा कि आइसोप्रीन होता है। वाइनिल क्लोराइड से तो हम क्या बनाते हैं? दूसरा बहुलक बनाते हैं, अभी मुझे याद नहीं है। और इन सब से हम जो है बहुलक बनाते हैं अलग अलग टाइप के, लेकिन आइसोप्रीन किस में आता है? प्राकृतिक रबर बनाने में काम आता है, इसलिए प्राकृतिक रबर का एकलक क्या है? आइसोप्रीन। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखेंगे। प्रोटीन की मुख्य संरचना लक्षण है, यानी कि प्रोटीन किसके द्वारा बनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है ईथर बंधता, पेप्टाइड बंधता, एस्टर बंधता, इनमें से कोई नहीं। अगर आपको पता हो तो प्रोटीन किसे कहते हैं हम? बहुत सारे एमिनो अम्ल जब मिल जाते हैं तो उससे क्या बनती है? प्रोटीन बनती है। कम से कम 10,000 के लगभग जब हमारे पास क्या मिल जाते हैं? एमिनो एसिड। 10,000 के लगभग एमिनो एसिड एक दूसरे से जुड़कर जो बंध बनाते हैं उसको, उस पे जो बंध बनता है उसको तो हम क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बंध। और पेप्टाइड बंध बनने से जो हमारे पास यौगिक बनता है उसको हम बोलते हैं प्रोटीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेप्टाइड बंधता, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं और सपोर्ट कीजिए। हम आपके लिए डेली ऐसे ही क्विज़ लेकर आएंगे। आपको और अगर कुछ चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा ये भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।